आज हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक भाग प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना को सर्वप्रथम विश्व में अमेरिकी संविधान में अपनाया गया था। उसके बाद विभिन्न देशों ने अपनाया। भारत में संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया। संविधान की प्रस्तावना को हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में इसके लक्षण दिखाए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों को आगे चलकर प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। चूंकि संविधान पहले निर्मित हुआ था, उसके बाद प्रस्तावना बनाई गई थी। तो अब तक संविधान में सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 4 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। शब्द 4 हैं, सिद्धांत 3 है: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा प्रत्यक्ष रहा है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे संविधान संशोधन कौन से साल हुआ, कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, कौन से शब्द जोड़े गए हैं, कब लागू हुआ, इस प्रकार। तो हम एक एक चीज विशेष रूप से देख लेंगे। तो हम पहले संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम इसके प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करते हुए चलेंगे। हम भारत के लोग भारत को, ये संविधान के अधिकारों का स्रोत है। हम सब भारत के लोग मिलकर भारत को, हम व्यक्तिगत अधिकारों को छोड़ते हुए सार्वजनिक सामूहिक अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु का 2 प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है कि राष्ट्र अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र होता है किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए। बाह्य संप्रभुता विदेशी राष्ट्रों से, अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। भारत आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की से संप्रभु राष्ट्र है। भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, जैसे भारत ने पहले भी किया। सिक्किम 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया। उससे पहले पुदुचेरी फ्रांसीसियों से लिया गया, गोवा पुर्तगालियों से लिया गया, दमन दीव, ये सब विदेशी क्षेत्र थे जो आज़ादी के बाद में प्राप्त किए गए। और भारत किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपना क्षेत्र दे सकता है, जैसे 16वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने 111 बस्तियों को बांग्लादेश को सौंप दिया। उसके बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किए गए। समाजवादी शब्द संविधान में पहले से नहीं था, हालांकि समाजवादी सिद्धांत पहले से था।
ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख मिलता है। समाजवादी भारत में दो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप अपनाया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रूस की समाजवादी व्यवस्था से सर्वाधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा समाजवाद पर प्रभावित भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को माना गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 सिद्धांत हैं: परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र ब्रिटेन में अपनाया गया है, वहां आनुवंशिक रूप से राजा होता है, राजा का पुत्र राजा बन जाता है, फिर उसका पुत्र राजा। भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था को इस प्रकार अपनाया गया है कि गणतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण है राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होना, आनुवंशिक नहीं होना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति बताई गई है। इनको इस शासन व्यवस्था को बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक का अर्थ है धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से संपत्ति का, आय का, संपदा का आदि की असमानता को दूर करना, ये नीति निर्देशक तत्वों में न्याय का उल्लेख किया गया। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक रूप से सभी को अधिकार प्राप्त है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिला जुला रूप होता है, उसे अनुपाती न्याय कहते हैं। न्याय को भारत ने रूसी क्रांति से लिया है, 1917 की रूसी क्रांति से। इसके बाद हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता को अपनाया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। ये व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। ये फ्रांस की 1789 की क्रांति से प्रभावित है। स्वतंत्रता को उल्लेख भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में किया गया है। किसी भी प्रकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और रिट पिटीशन दायर कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का दायित्व है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। इसके बाद समानता की बात करते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। समानता का मौलिक अधिकारों वाले भाग में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक उल्लेख किया गया है। समता के 3 आयाम है: नागरिक, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। नागरिक के रूप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर महिला पुरुष के बीच। राजनीतिक समता को 2 अनुच्छेदों में, जैसे संविधान का अनुच्छेद 325, इसमें लिखा गया है कि जाति, लिंग, धर्म व वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति या सजा प्राप्त व्यक्ति आदि। आर्टिकल 326 लोकसभा व विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो मताधिकार का अधिकारी होगा।
और आर्थिक समानता आर्टिकल 39 में पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन आदि प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। ये 2 प्रकार की समता है। तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का उल्लेख मौलिक कर्तव्य वाले भाग में किया गया आर्टिकल 51 कै, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाया गया है। व्यक्ति आपसी भाईचारे के सिद्धांत को स्थापित करेंगे आदि बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी संविधान की कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, बाकी भाग 26 जनवरी 1950 से लागू। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल अपनाए गए। 15 का उल्लेख आर्टिकल 394 में ये लिखा गया है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 से आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले, 60 राष्ट्रपति की शपथ, 324 निर्वाचन आयोग, 366 परिभाषाएं, 67, 379, 80 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, 80, 88, 91, 92 और 93 ये प्रभावी होंगे आज से। यानी आर्टिकल 394 में लिखा गया, यानी 394 स्वयं लागू है। तो इस प्रकार 16 आर्टिकल लागू हुए थे, बाकी 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। अब हम बात करें तो बार बार ये विवाद उठा, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। विभिन्न वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। सर्वप्रथम बेरुबाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती वाद 1973 में अपने निर्णय को बदलते हुए खुद के विषय निर्णय का न्यायिक समीक्षा करते हुए यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद LIC वाद 1995 में उच्चतम न्यायालय ने दोबारा निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार विभिन्न निर्णय दिए गए। इस प्रकार विवेचन के बाद 2 महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते। प्रस्तावना न तो विधायिका का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, गैर न्यायिक है, यानी प्रस्तावना की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार हमने इसका अच्छे ढंग से परिचर्चा की। आगे भी कुछ और होगा तो हम दोबारा परिचर्चा कर ले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी और लेनी है या इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लगें, आपको वीडियो कैसे लगे। धन्यवाद। नमस्कार।